So Newton's third law. बताइए थर्ड लॉ क्या होता है? Every action is equal to opposite. यही पढ़ा है ना? तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, है ना, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगी। यही है न्यूटन थर्ड लॉ। तो फिर तो फोर्स कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर एफ फोर्स ऐसे लग रही है और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगी, तो फिर कैंसिल हो जाएंगे फोर्स। इसका मतलब दुनिया में कोई भी फोर्स लगाएगा इस चीज पे वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन दुनिया में फोर्स तो लगती है। सर पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। मैं बाहर वाला लेना को पूरा रेड देना हम लोग तो एक भी आपको दोस्त है कोई जोर से लड़ाई करते हैं। ठीक है सर। ओके ओके हाँ कौन बताया? हाँ बता दे सर वो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है और दूसरा पहले पे लगाता है, तो दोनों दूसरे अलग ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छी बात है आपको पता है। तो अगर ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह के टकराएगा कोलाइड करेगा सपोज, तो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बी की वजह से और बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ए की वजह से है ना। तो जो ए ने फोर्स लगाई वो है एक्शन और जो बी ने फोर्स लगाई वो है रिएक्शन, है ना। ये रेस्ट पे था, ये मोशन में था, है ना। तो बी ने उसको रिएक्शन पर किया। सो दिस एफ बी फोर्स माइनस होते हैं, बट क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रही है ना, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती। कैंसिल कोई फोर्स तब होती है जब एक ही पॉइंट पर दो फोर्स इक्वल हो सकते। ये दोनों फोर्सेस इक्वल या अपोजिट तो हैं लेकिन एक पॉइंट पर नहीं लगे। ये वाली इस पर लग रही है और ये वाली इस पर लग रही है, राइट? ठीक है। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, उसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम डिराइव कर लेते हैं। ये समझने का थोड़ा बहुत इजी है ना, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, है ना। न्यूटन लॉ की बात करें, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है। ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमने डिराइव करना है फ्रॉम सेकंड लॉ। कैसे करेंगे? सेकंड लॉ हमारा है एफ नेट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, राइट? और वी कैन आल्सो राइट इट एज डीपी बाय dt, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ में ये बोला जाता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, ये बोला जाता है फर्स्ट लॉ में, है ना। अगर वो रेस्ट पे मूव नहीं करेगी और अगर वो मूव कर रही है तो वो रेस्ट पे नहीं आएगी या फिर उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, है ना। यही तो बात है। तो अगर हम एफ नेट को 0 कर देते हैं तो इसका मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी 0 होना चाहिए। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी 0 है, दैट मींस डेल्टा पी जो 0 होना चाहिए। अब डेल्टा पी 0 इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज 0, दैट मींस p फाइनल माइनस p इनिशियल इज 0 एंड p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। यहां से हमने ये प्रूव कर दिया if f net is equal to 0 then p final is equal to p initial
according to Newton's second law, but this statement is of first law. फर्स्ट में ये जो बोलते हैं कि अगर आप नेट फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब वो रेस्ट पे तो रेस्ट पड़ा रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उसका मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, राइट है ना। तो ये मैं प्रूव कर दिया, नोट डाउन करिए इसको। So next is derive Newton's third law from second law। तो कैसे हम डिराइव करेंगे, देखिए अगर दो बॉल्स हैं, ठीक है, ए बॉल, ठीक है, बी बॉल को आपके टक्कर मारना, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियल v1, इसकी v2 या u1 u2 मान लें, u1 u2 टक्कर लगने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, इसको मास डायमेंशन करना है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। सो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, है ना, ये कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोलिजन के बाद बी जो है ए पर फोर्स लगाएगा, ऐसे इसको हम बोलते हैं एफ बी, और ए जो है बी पर फोर्स लगाएगा, इसको बोलते हैं एफ ए, ठीक है, एफ ए। अब एफ बी जो है, एफ बी का मतलब है ए पर जो फोर्स लग रही है, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल डिवाइडेड बाय डेल्टा, क्योंकि बी फोर्स जो है, मतलब बी के वजह से फोर्स लग रही है, उसने ए का मोमेंटम चेंज किया है, और एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि ए की वजह से बी पर जो फोर्स लग रही है वो बी का मोमेंटम चेंज करेगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to conservation of momentum, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़ा है नहीं पढ़ा, इस सिलेबस में चेंज होगा हमारे टाइम में था, चलिए इनके तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, if f external is 0 then this delta p upon delta t is 0, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t 0 मतलब डेल्टा p 0, डेल्टा p 0 मतलब p इनिशियल वन और p फाइनल बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर नहीं लगेगी तो उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कोई भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। p इनिशियल का मतलब है कोई इवेंट होने से पहले का मोमेंटम, और p फाइनल का मतलब है कोई इवेंट होने के बाद का मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो p इनिशियल और p फाइनल में इक्वल लिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की बात है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है उस सिस्टम से बाहर से कोई अगर आपके फोर्स लगेगी तब। अगर सिस्टम में अंदर ही अंदर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं तो वो पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो अभी फिलहाल आप अपना समझ लीजिए कि अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब ये जो दो बॉल्स हैं इनको हम सिस्टम मान रहे हैं, इसमें बाहर से कोई फोर्स मिल रहा है, ए बॉल ने आके बी पर टक्कर मारी है, तो यानी कि ए ने बी को फोर्स लगाया, बी ने लगा है, इंटरनल फोर्सेस है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है पी इनिशियल। पी इनिशियल का मतलब है, मैंने मतलब कोई इवेंट होने से पहले,
है ना। यहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ये इवेंट हमारा है ना। तो कोलिजन होने से पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। और कोलिजन होने के बाद सॉरी u1 होगा, u1 है ना, इनिशियल ऑक्सीजन u1 की हुई है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, m1v1 plus m2v2। दिस इज कंप्लीटली द इनिशियल और ये कंप्लीट जो है ई फाइनल, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये हमारा कंजर्वेशन मोमेंटम है, ठीक है। अब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, इससे हम कंक्लूड करेंगे m2u2, इसको हम इधर रख देते हैं और ये हो जाएगा आपका m2v2 माइनस u2। m2u2 को हम राइट साइड लेकर आ रहे हैं, ठीक है, m2 कॉमन लिया, ये बच गया, ठीक है। m1v1 जो है इसको हम लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं, ठीक है। m1v1 इसका साइन चेंज है, ठीक है। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें और m1 कॉमन ले लें तो हो जाएगा v1 माइनस u। m2v2 minus m2u2, m1v1 minus m1u1 का ये ठीक है, m1u1 लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है ना जंप कर दिया है, ठीक है, लिख देता हूँ, अदरवाइज जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा आपको। m2v2 तो ये हमारा m1v1 है माइनस m1v1, m2v2 माइनस m2u2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर m1 कॉमन लिया तो v1 माइनस u1 बचा, ठीक है। ये स्टेप हमने स्किप कर दिया था, ओके। नाउ अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, हमने जस्ट लेफ्ट और राइट में लिख दिया और कुछ नहीं है ना। अब हम इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी डेल्टा p2, एंड ये डेल्टा p भी लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा t, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा p a अपॉन डेल्टा t। डेल्टा p b अपॉन डेल्टा t इसको हम क्या लिख सकते हैं f a, और इसको क्या लिख सकते हैं f b। तो प्रूव हो गया कि जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल प्रोपोर्शनल ऑलवेज, ठीक है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है ना, इसका हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो आप इसका स्टेटमेंट लिखिए, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, if external force on the system is zero, then momentum of the system is always conserved. Then momentum of the system is always conserved. Okay. So next topic is types of forces. तो इस चैप्टर में दो तीन फोर्सेस हैं जो जिनके साथ हम डील करेंगे, उन फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइडिया लेते हैं। तो सबसे पहली फोर्स है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और इसका एक और नाम है रिएक्शन फोर्स, क्योंकि रिएक्शन से ही बनती है हमेशा, इसलिए इसका नाम रिएक्शन फोर्स है। और इसका नाम नॉर्मल फोर्स क्यों है? नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है?
परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए इसका नाम जो है वो नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और ये हमेशा रिएक्शन से बनती है, मतलब वो एक्शन करेगा तो बनेगी रिएक्शन है ना। सो इसको हम कैसे समझेंगे, सपोज एक ब्लॉक है एम मास, ठीक है। अभी जो ब्लॉक है ये इस अर्थ सरफेस पे फोर्स लगा है ना, ये एम जो ब्लॉक है, अगर ये अर्थ सरफेस पे पड़ा हो तो ये अपना भार अप्लाई कर रहा है, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अपना भार धरती पे अप्लाई कर रहा हूं है ना, तो मैं अपना वेट लगा रहा हूं इसमें, और ये वेट कितना होता है एम इंटू जी होता है, ये तो पता सबको वेट का फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर किसी ने एक्शन दिया तो ये अर्थ सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम एल से या फिर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ब्लॉक ने अपना वेट अप्लाई किया, दिस इज द एक्शन फोर्स, और रिटर्न में अर्थ ने उसको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स दी, ठीक है, इसी को हम नॉर्मल फोर्स, इट इज always perpendicular to surface, surface is in contact, जो surface is contact में है उसके परपेंडिकुलर ही हमेशा ही लगेगी, राइट है ना। अब एक बात ऑब्जर्व देखेंगे, ये अगर दीवार है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे ये नोट अगर इसको मैं ऐसे करके बोल के लगे है ना, तो ये जो बुक रोकी हुई है ये किस किस फोर्स की वजह से रुकी है, बता सकते हैं मेरे, दो फोर्स होते हैं, अगर इसको ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये जो बुक है ये आगे भी इस दीवार पर फोर्स लगाएगी, राइट, ठीक है। तो अगर इस बुक ने इस दीवार पर एक एक्शन फोर्स दिया, इसको हम F1 बोलते हैं, तो ये जो दीवार है ये एक रिएक्शन देगी इस डायरेक्शन, जिसको कि हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो मास है, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन लगेगा, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों से किस डायरेक्शन लगेगा, ये 1 है 2 है, कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमने यहां पर क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज इन कांटेक्ट, फिजिक्स में हर एक वर्ड का मतलब होता है, सरफेसेस और सरफेस अगर हम लिखते हैं तो दोनों का मतलब अलग हो जाएगा, सरफेसेस का मतलब क्या है कि दोनों सरफेस कांटेक्ट में हैं, उनके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये भी तो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर, अरे भाई जो कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर, तो ये जो ब्लॉक है किसके कांटेक्ट में, ये इस इंक्लाइंड की और सरफेस के कांटेक्ट में, तो इसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल रिएक्शन हम इसको लिखेंगे, इसको, ये तो हमारा नॉर्मल एक्सिस का आप पूछ नॉर्मल रिएक्शन दिस, ठीक है। अब अपना थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगा के मुझे एंगल बताओ कितना, या ये वाला एंगल बताओ, थिंक ओवर इट। तो अब याद रखिएगा, इसमें इस चैप्टर में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम बार बार कैलकुलेट करके देखेंगे, हम ये याद रखेंगे कि जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है ये वाला, वही एंगल नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल के साथ होता है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का वही एंगल लाइन नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइंड का
इसको मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, और ये जो एंगल है दिस वन, ये पूरा 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना। अब ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये 90 की थीटा पे तो 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल जो है वो 90 है तो ये थीटा हो गया, ये थीटा तो ये वर्टिकल है बोलते थीटा हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब है जैसे आपने ब्लॉक को रस्सी से पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, एक ब्लॉक है उसे आपने रस्सी बांधी और आपने उसको खींचना शुरू कर दिया, तो इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेंशन फोर्स होता क्या है। व्हाट इज टेंशन फोर्स? टेंशन का मतलब एक तरीके से टाइटनेस। किसी भी रोप में अगर आप टाइटनेस फील कर दोगे तो हम बोलेंगे उसमें टेंशन आ गई है। तो जो टाइटनेस होती है रोप में उसको टेंशन बोलते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात उसका डायरेक्शन जो है वो आप याद रखें हमेशा इन मतलब हमेशा पुलिंग की डायरेक्शन में, हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स is always in pulling direction because this is the pulling force. टेंशन फोर्स तभी लगते हैं जब हम उसको पुल करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में पुल होगा उसी डायरेक्शन में लग सकते हैं, हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इधर को खींचना लगा तो इससे फोर्स इधर लगेगी, इधर लगेगी। यहाँ मैं इसको इधर को खींच रहा हूँ तो टेंशन फोर्स इधर लगेगी। और याद रखिएगा अगर स्ट्रिंग बदल जाता है, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी धागा जो भी है, अगर वो बदल जाएगा तो टेंशन फोर्स भी बदल जाएगी। इधर वाला स्ट्रिंग अलग है तो हमने इसको टेंशन टी बोल दिया, इधर वाला स्ट्रिंग अलग है उसको मैं टेंशन टी बोल दूंगा ना, अलग नाम। इधर देखिए एक और एग्जांपल देखिए, तो ये छत है, छत से हमने दो ब्लॉक्स को लटका रखा, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि ए जो है ए ब्लॉक, इस पे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन किधर है? जो स्ट्रिंग है किस डायरेक्शन में लगा टेंशन? ऊपर। अरे इस रस्सी से इस ब्लॉक का ऊपर ही तो खींच सकते हो, तो पुलिंग डायरेक्शन, खींचने वाली डायरेक्शन, तो ऑलवेज पुलिंग डायरेक्शन। अच्छा अब ए को इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स है किस डायरेक्शन में? आप सीधा ऐसा रखो कि मैं इस रस्सी को पकड़ के किधर को खींच सकता हूं? नीचे। अरे नीचे में इसके ऊपर कैसे तरफ खींचोगे? अगर कोई ब्लॉक है, अगर एक ब्लॉक है उसको रस्सी नीचे लटकेगी तो उसको नीचे क्यों खींचोगे? ऊपर कैसे खींच लोगे? ऊपर ही तो उल्टा ही हो जाएगा वो, समझिए। तो अगर ब्लॉक है उस पर रस्सी नीचे लटक रही है तो आप इसको नीचे की तरफ खींच सकते हो, ऊपर की तरफ कैसे खींचोगे? नहीं खींच सकते ना, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन नीचे। अब बी की बात करें, बी के ऊपर इस रस्सी में टेंशन किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर। अब आपको कोई से यहां पे नीचे बना दीजिए, आपको बोलना कब ऊपर कब नीचे, ये क्या बात है? देखो जो टेंशन फोर्स है ना वो रिलेटिव डायरेक्शन को फॉलो करता है। मतलब कहने का मतलब है कि टेंशन फोर्स जो है उसका डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस पे लगेगी। अगर आप ए की बात करोगे, ए पर किस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी? वो नीचे की तरफ लगेगी। अगर आप बात करें तो बी के ऊपर किस डायरेक्शन लगेगी? तो ऊपर लगेगी। फोर्स वही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग होगा। बात को कैसे ऐसे कैसे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे इधर एक एग्जांपल लेते हैं, ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, है ना। आपने रस्सी बांधी और आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं,
यहां से आप खींच रहे हो, इधर देखो, यहां से इस ब्लॉक को आप खींच रहे हो, तो जो ए है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उधर को जाएगा, या उधर को चलो, तो ए उधर को क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक टेंजेंट फोर्स लग रही है, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया है ना। लेकिन आप एक चीज सोचो कि ए और बी जो है, ठीक है, वो दोनों भले उधर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच में जो रस्सी है वो टाइट हो रखी है, और रस्सी टाइट हो रखी है, इसका मतलब है ए जो है बी को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर रस्सी टाइट हो रखी है ना, अगर रस्सी टाइट हो रखी है तो इसका मतलब दोनों साइड से खींचा जा रहा है। आप कभी भी रस्सी को एक तरफ से खींच के टाइट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। जैसे मैं आपको पेन दे दूं, मैं बोलूं खींचो, एक तरफ से खींचते जाओ, एक तरफ से खींच जाओगे तो अगर ये रस्सी हुई तो ये टाइट हो जाएगी, तो एक तरफ से आप चलती जाएगी आपके पास, लेकिन मैं दोनों तरफ से खींचूंगा तब ये टाइट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रस्सी बीच में टाइट हो रखी है तो इसमें दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तभी तो टाइट होगी ना। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, एक रस्सी लो, उसको दोनों तरफ से आप पकड़ के खींचोगे तभी टाइट होगी, एक साइड से छोड़ दो तो फिर वो टाइट नहीं होगी, तो लूज हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों के बीच में टाइट हो रस्सी तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। कैसे पता लगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ए है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कौन लेके जा रहा है, रस्सी लेके जा रहा है, तो रस्सी की फोर्स किधर लगनी चाहिए, उधर पे लगनी चाहिए, क्योंकि उधर जा रहा है। लेकिन क्योंकि ए और बी के बीच में रस्सी टाइट हो गई है तो बी को ए इधर खींच रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। और या फिर ऐसे भी कह सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ लेते हैं, बी ए को इधर पोटेंशियल फोर्स लगा रहा है तो ए बी को इधर पोटेंशियल फोर्स लगा रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, ये एग्जांपल 3 हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, इधर में फोर्स लगा रहा हूं, इधर में फोर्स लगा रहा हूं, इधर में फोर्स लगा रहा हूं, 3, ठीक है। इधर एक और लो, ए बी सी डी। अब आप मुझे बताओ, ए के ऊपर हम स्ट्रिंग्स के नाम रख देते हैं, स्ट्रिंग 1 2 3 4, ठीक है। ए के ऊपर जो स्ट्रिंग्स लगे हुए 4, उसमें जो पहला स्ट्रिंग 1, उस पे किस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगी, ए के ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है इसकी बात करिए, ऊपर 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 आएगी। आप सोचो ना, आपसे इतना देखा था कि जिस रस्सी की बात हो रही है वो उस ऑब्जेक्ट को किधर को खींच सकती है, ऊपर खींच सकती है, ऊपर आ। सेकंड लॉ में बताओ, राइट और लेफ्ट, किधर, लेफ्ट सी, सेकंड लॉ की बात करेंगे। अच्छा ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, ए को किस, मतलब ए के साथ जो रस्सी कनेक्टेड है ये सेकंड नंबर वाली, इसमें किस डायरेक्शन में लगेगी, राइट, हाँ खींच रहे हैं, राइट राइट टाइट हो जाएगी तो इधर, ठीक है। देखो टाइट हो ना हो आपको उससे मतलब नहीं, आप सिर्फ इतना सोचो, आप इमेजिन किया करो ये ऑब्जेक्ट है, ये रस्सी है, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस रस्सी की मदद से किधर को खींच सकता हूं, इधर को खींच सकता हूं, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, ऐसे में तो रस्सी ढीली हो जाएगी, ऐसे करके तो टाइट हो, जिस डायरेक्शन में आप उसको पुल कर सकते हो उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बताओ थर्ड वाले में, नीचे नीचे, समझ में आ रहा है, इस वाले में बस। ये आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में लगते हैं, उनको टेंशन की डायरेक्शन की समझ में आती है पूरी जिंदगी, और असली फिजिक्स यहां से शुरू होती है। अभी तो चल रहा था तो खेल चल रहा था, आपको लग रहा होगा कि बच्चे पता नहीं फिजिक्स से क्यों डरते हैं, हमें पता नहीं,
असली वाली यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, लॉस ऑफ मोशन से। चलिए नोट डाउन करिए। हाँ, तो डी जो है उसमें टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ रखेगा, है ना, डी ऑन द रियल ब्लॉक इस स्ट्रिंग की बात है क्योंकि ऊपर है ऊपर की तरफ। अब बी इस ब्लॉक की बात हो रही है ना, और स्ट्रिंग में 4 बार ये बात किस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, ये वाला ब्लॉक है बी और ये वाला स्ट्रिंग है ना, ये हमने बना लिया, किस डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, राइट। उल्टा क्यों बोल रहा हूं, हम मैं इसको इधर को तो खींच पाऊंगा ना, अरे ऐसे आप कर लो, ऐसे आप कर लो, आपने ब्लॉक को रस्सी से पकड़ के खींचना है, तो इसको आप इधर को खींच सकते हो, इधर को खींचोगे ना, अगर क्या, अरे आपको सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को देखना है बस, जिसके ऊपर टेंशन की बात हो रही है, आपने सिर्फ उसको देखना है और किसी को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। ये जो बोल रहा हूँ ना कि सब बाकी सबको भूल जाओ, ये भी कॉन्सेप्ट है, अभी हम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जब हम उस एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसको देखेंगे, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे करके। तो इसको तो कहते हैं जो T3 जो नीचे आ रहा है D के, T3 वो तो लगी नहीं जाने इस पे, बी ब्लॉक में सिर्फ एक ही वाली रस्सी लगी और ये वाली लगी। नहीं मैं D की बात कर रहा हूं। हाँ, डी जो डी है उसमें इस वाली रस्सी की बात हो रही है। हाँ, तो क्या कंफ्यूजन है, इस वाले में ये जो सेकंड डायग्राम में हाँ ये नीचे वाले को कैसे क्या कहते हैं, देखो अगर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो P3 नीचे लगा, अच्छा A के रिस्पेक्ट में नीचे वाला है, D तो ऊपर ही है। हाँ ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि मैं इधर को क्यों कर सकता हूँ। मैं अगर ए के रिस्पेक्ट में देखूं, इधर देखो, अगर मैं ए की बात करूं, ए की बात करूं तो मैं ए को इस रस्सी से किधर को खींच सकता हूं, नीचे को खींच सकता हूं, तो इसलिए टेंशन नीचे आ रहा है। लेकिन इसी रस्सी की अगर बात मैं करूंगा इसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, तो मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने डी के ऊपर ये स्ट्रिंग बना दी है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग की मदद से मैं डी को किधर को खींच सकता हूं, ऊपर को, तो ऊपर आ गया। तो टेंशन का जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, समझ गए, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। ये हो गया, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन कर लो इसको अपना। आगे बढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है ये आपने देखा भी होगा, स्प्रिंग। तो जब स्ट्रिंग अनस्ट्रेच्ड होता है, अनस्ट्रेच्ड, तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल लेंथ में, अनस्ट्रेच्ड मतलब नॉर्मल लेंथ। अब मैं स्प्रिंग मतलब इस स्प्रिंग को अगर राइट डायरेक्शन में पकड़ के खींच लूंगा तो अगर वो अनस्ट्रेच्ड है तो उस पोजीशन को मीन पोजीशन भी बोल देते हैं ना, ये भी आप ध्यान रखिए, इट्स नोन एज मीन पोजीशन, ठीक है, मीन। अगर मैं इसकी मीन पोजीशन से इसको राइट डायरेक्शन में धक्का मारूंगा, है ना, आप मैनुअल में देखिए, आपके हाथ में स्क्रीन है, अब उसको खींच रहे हो तो स्प्रिंग क्या करने की कोशिश करता है, वापस करने की कोशिश करता है। अगर आप खींचोगे तो वो दबने की कोशिश करेगा, अगर आप दबाओगे तो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, तो जो आप करोगे उसका उल्टा होगा, है ना। उसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, यानी कि आपने पकड़ के इसको अगर ऐसे दिया तो स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आएगी, और वो जो स्प्रिंग फोर्स होती है एफ स्प्रिंग, ये होती है माइनस के एक्स, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, where k is spring constant। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि वो जो स्प्रिंग है, मतलब वो जो स्प्रिंग है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग मतलब टाइट है। अब देखोगे ना कुछ स्प्रिंग टाइट होते हैं, कुछ लूज होते हैं।
जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइट स्प्रिंग होगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लूज होगा वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना उसकी वो टाइटनेस को बताता है एक तरीके से, है ना। अच्छा एक चीज और देखिए, अब मान लो मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, इसकी मीन पोजीशन है ना, ये इसकी मीन पोजीशन थी, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया इधर, तो अब स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगा, मैंने इसको पकड़ के ऐसे दबा दिया तो स्प्रिंग फोर्स उधर को लगेगा। अगेन हम इसको माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को ना 99% केस में माइनस के रखें। इसका रीजन क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट दोगे उसके हमेशा ही अपोजिट होता है। आपने इधर डिस्प्लेसमेंट दी तो स्प्रिंग फोर्स इधर होगी, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट कहां से नापी जा रही है, मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन का उसकी नॉर्मल लाइन से, और नॉर्मल लाइन से आपने इसको इधर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट। तो ये वो दोनों उल्टे देंगे तो तब भी सेम रहेगा उसका, क्या अगर दोनों उल्टे नहीं है सर, तो तब भी सेम रहेगा। मैं वही तो समझा रहा हूं, हम जनरली क्या देखते हैं कि भाई इधर वाले फोर्स को पॉजिटिव के इधर नेगेटिव के, लेकिन ये जो माइनस साइन है ना ये रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होगा। तो हम लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी आप समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होते हैं, बस स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज opposite to displacement from mean position।